नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार स्टेट का एग्ज़ाम जो है नज़दीक हो गया है, तो आज जो है हम एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं। 100 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये जो अभ्यास सेट है स्टेट पेपर 1 के लिए है और स्टेट पेपर 1 से संबंधित है। लेकिन अगर आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट का पीजीटी टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग व्याकरण के 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा सेट को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिंदी प्रीवियस क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट 2024, यानी आज हम लोग स्टेट पेपर 1 यानी टीजीटी के हिंदी के प्रीवियस क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट 2024 के प्रश्नों को देखेंगे। यानी आज का जो वीडियो है वो प्रीवियस क्वेश्चन है सेकेंड शिफ्ट 2024 के पेपर 1 का यानी टीजीटी का 9 to 10 का। तो अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं हिंदी से, तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यानी 2024 में सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर 1 यानी टीजीटी में हिंदी के प्रश्न जो पूछे गए थे वही प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए भी काफ़ी यूजफुल है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हिंदी जंक्शन चैनल पे जो है संपूर्ण तैयारी है। प्रीवियस क्वेश्चन हो, प्रैक्टिस सेट हो और स्टेट पेपर 1 का क्लास चल रहा है। तो सुबह 9 बजे पेपर 1 का और रात को 9 बजे पेपर 2 का क्लास चलता है स्टेट का। तो आप लोग जो भी करना चाहते हैं तैयारी तो समय से जुड़ सकते हैं। हिंदी जंक्शन से जुड़िए। हिंदी जंक्शन मतलब कि आपका पक्का सिलेक्शन। तो आप लोग हिंदी जंक्शन से जुड़ करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। तो आज हम लोग सेकेंड शिफ्ट 2024 के पीवाईक्यू को देखने वाले हैं, यानी स्टेट पेपर 1 के। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 का नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 149 रुपया पेमेंट कर दीजिए किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट सेंड कर देंगे, जिसको आप अच्छे से तैयारी कर दीजिएगा तो आपका 90% तैयारी हो जाएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार स्टेट 2025 यानी 2025 के लिए है पेपर 1 टीजीटी। यानी आज हम लोग पेपर 1 टीजीटी के प्रश्नों को देखने वाले हैं। पीवाईक्यू 2024 यानी ये जो प्रश्न है वो 2024 में सेकेंड शिफ्ट में टीजीटी में पूछा गया था, वही प्रश्न है। आपके सामने पहला प्रश्न है, आप इसका जवाब दीजिए। और साथ ही पिछले ईयर का जो भी प्रैक्टिस सेट हुआ है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है प्रैक्टिस सेट है, उसका एक प्ले लिस्ट बना हुआ है और क्लास का एक अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है। अगर आप वो सब नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक का जो है लगाया हुआ, आप वहां से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल सभी से जुड़ सकते हैं। वहाँ प्रत्येक दिन 1-2 प्रश्न भेजा जाता है। अब देखिए, है नीरव का संधि विच्छेद है, यानी नीरव जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा, ये प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग को पता है कि नीरव का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह निह जो रब होगा, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा, यानी बी इसका सही आंसर है। तो देखिए, संधि विच्छेद से 5 प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम लोग 5 प्रश्नों को देख रहे हैं जो पूछा गया है। प्रश्न आपके सामने है, ऐसा ही प्रश्न वहाँ पूछा जाएगा। आगे है सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है, यानी सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए, सर्वोत्तम जो शब्द है उसका यानी सर्वजोड़ उत्तम। तो सर्वजोड़ उत्तम देखिए कहाँ है, तो विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसका सही से बनाइए और संधि विच्छेद वाला टॉपिक नहीं देखें तो वीडियो डाला हुआ आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। तो स्वार्थ का हो जाएगा स्वजोड़ अर्थ स्वार्थ, यानी विकल्प बी जो है इसका
सही आंसर हो जाएगा, यानी बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, यानी विसर्ग संधि का उदाहरण कौन है आपको बताना है। तो देखिए, पौ जोड़ अक, दिक जोड़ गज, ही जोड़ तैसी, तो ये आप देखिएगा तो निह जोड़ छर यानी निश्चर। तो यहाँ देखिए विसर्ग संधि जो आ रहा है, विकल्प जो है सी सही आंसर हो जाएगा, सी बड़ा जो है सही होगा, निश्चर जो है विसर्ग संधि है, तो विकल्प सी जो है इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, यानी उज्ज्वल जो शब्द है उसमें कौन सा संधि है आपको बताना है। उज्ज्वल जो शब्द है उसमें कौन सा संधि है। तो देखिए उज्ज्वल का संधि विच्छेद आप कीजिएगा तो उत जोड़ ज्वर हो जाएगा, तो उत में जो है आप हदंत लगाइएगा, तो ये जो सीधा सीधी इंगित करता है ये व्यंजन संधि है, यानी जिसमें विसर्ग अगर दिखाई दे तो विसर्ग संधि, अगर हदंत दिखाई दे तो व्यंजन संधि, और हदंत और विसर्ग नहीं रहे तो मुख्यतः जो है स्वर संधि हो जाता है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी होगा, यानी व्यंजन संधि है। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है समास का अर्थ क्या होता है। तो देखिए समास अगर पढ़ाए होंगे तो वहाँ हम बताए थे कि समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। समास का एक अर्थ होता है संक्षेप, यानी विकल्प बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। समास का अर्थ क्या होता है, तो संक्षेप होता है, विस्तार नहीं होगा, लंबा नहीं होगा, संक्षेप होगा, तो विकल्प बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका के प्रश्न भी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने हैं, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो जब हम समास पढ़ा रहे थे तो तत्पुरुष समास के समय हम बताए थे कि तत्पुरुष समास के जो है 6 भेद होते हैं, यानी कर्ता के कारक चिन्ह जो 8 होते हैं, जिसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके 6 जो कारक के रूप हैं वही तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो विकल्प डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 6 भेद होता है। आगे बढ़ते हैं, आत्मविश्वास यानी आत्मविश्वास में समास है। तो देखिए आत्मविश्वास जो शब्द है उसमें कौन सा समास है, तो आत्मविश्वास यानी विश्वास से भरा हुआ आत्म, तो देखिए कारक चिन्ह आ गया विग्रह में, तो ये जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, विकल्प सी इसका सही आंसर है। आगे है शरणागत में कौन सा समास है। तो शरणागत का विग्रह कीजिएगा तो शरण में आया हुआ, यानी में पर आ गया, तो ये देखिए तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी कारक चिन्ह इसमें आ गया है विग्रह में, तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। तो देखिए समास टॉपिक बहुत कठिन नहीं है, आप थोड़ा सा 2-3 बार इसको अच्छे से देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि यहाँ से प्रश्न आपको छूटेगा। तो 5 प्रश्न समास से भी पूछे जाते हैं, जैसा कि आप देखा कि ये 5 प्रश्न यहाँ से और 5 प्रश्न जो है संधि और समास दोनों मिला करके 10 प्रश्न रहते हैं। अब देखिए वीणा पानी में कौन सा समास है, तो वीणा पानी यानी जिसके हाथ में वीणा है, तो ये जो है विशेष अर्थ दे रहा है, तो बहुविधि समास हो जाएगा, यानी अर्थात वीणा पानी किसे कहा गया, तो सरस्वती को कहा गया है, विकल्प डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो वीणा पानी है ये बहुविधि समास हो जाएगा, तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। आगे है गद्यांश को पढ़कर उत्तर दें, यानी गद्यांश को पढ़ना है और इससे संबंधित जो प्रश्न रहेगा उसका उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। ये पिछले एग्जाम का जो गद्यांश था, गद्यांश वही है लेकिन प्रश्न चेंज है। तो कह रहा है कि भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरणों पर खारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्ण गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानों क्षेत्रों के जो है शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि जड़ी बूटी में कौन सा समास है। अब प्रश्न आपसे पूछा गया जड़ी बूटी में कौन सा समास है,
तो जड़ी बूटी में कौन सा समास है आपको बताना है। तो देखिए जड़ी बूटी जो है वो अपने दोनों शब्द प्रधान हैं, तो जड़ी बूटी जो है द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी विकल्प बी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है प्रहरी का अर्थ होता है। तो प्रहरी का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो प्रहरी मतलब द्वारपाल, पहरेदार और चौकीदार तीनों होगा, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, चाहे आप स्टेट पेपर 1 का कर रहे हैं या फिर बीपीएससी 4.0 का, तो सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आगे है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, यानी ये जो गद्यांश है इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो इसका जो उपयुक्त शीर्षक है भारत माता हो जाएगा, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, दूसरा गद्यांश है। उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे, वह अपने सुख दुख की ओर भी ध्यान दे, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित की भी सोचे, अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता है, यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है, वह मन से, धन से या तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी को दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया, ईसा मसीह ने रोगों का उत्थान किया, सम्राट अशोक ने नए स्थान स्थान पर कुएं तालाब आदि खुदवाकर जनता का उपकार किया, यही मानवता का प्रमुख धर्म है। अब देखिए गद्यांश को हम लोग देख रही हैं, पिछला गद्यांश ही है। अब गद्यांश से संबंधित महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू है उसको देखते हैं। कह रहा ईसा मसीह ने किसका उत्थान किया। तो देखिए ऊपर गद्यांश में चर्चा किया गया है कि ईसा मसीह ने रोगों का उत्थान किया है, तो विकल्प डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। गद्यांश का एक नियम कहता है कि अपने मन से जवाब नहीं देना है, गद्यांश के अनुसार ही आपको जवाब देना होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है परहित के अंतर्गत आता है। तो परहित के अंतर्गत कौन सा आता है आपको बताना है। तो देखिए दूसरों के प्रति जो है सच्ची सहानुभूति रखना, ये क्या है परहित के अंतर्गत आता है, तो विकल्प ए तो सही है। संकट में छोड़ देना नहीं, कुमार पर भेजना नहीं, अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ना ये भी नहीं, तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब नाको चने चबवाए। वाक्य में नाको चने चबवाए का क्या अर्थ है। नाको चने चबवाए का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो नाको चने चबाए का अर्थ क्या है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा बहुत परेशान करना, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस वाक्य में कौन सा भाव प्रकट होता है। तो इसमें जो भाव प्रकट होता है वो कौन सा भाव है आपको बताना है। तो इसमें देखिए प्रोत्साहन या प्रशंसा का भाव है, तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। संवेदना नहीं है, चेतावनी नहीं, संबोधन ये सब नहीं है, विकल्प ए ही सही है। आगे है हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे, किस वाक्य का उदाहरण है। गए और वहाँ 4 दिन रहे, ये जब देखिए जुड़ा हुआ है तो ये जो है संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा, यानी विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वाक्य वाले टॉपिक में इसको हम लोग पढ़ेंगे। आगे है पक्षी उड़ रहे हैं, किस कार्य का उदाहरण है। तो पक्षी उड़ रहे हैं ये क्या है वर्तमान काल का उदाहरण है, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। देखिए अगर पेपर 1 का बात करें तो थोड़ा सा आप संभल के बनाइएगा, तो हमें लगता है कि 50-60 नंबर बहुत आराम से आ जाएगा। और जितने भी क्लास करवा रहे हैं उसको अगर आप अच्छे से 2-3 बार देख लेते हैं तो आपका 75 से 80 नंबर कोई नहीं रोक सकता। और उधर से जो 50 नंबर का आएगा जितना भी अंक जुड़ेगा वो आपका बोनस रहेगा, तो आपका रिजल्ट तो क्लियर हिंदी से ही हो जाएगा। आगे है वह मेरा विद्यालय है, इस वाक्य में वह सर्वनाम है, तो वह कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है।
तो वह जो सर्वनाम आया है वो निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करवा रहा है। तो विकल्प ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चय में है जो कोई और कुछ आएगा तो अनिश्चय रहेगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है शब्द एवं उसके अर्थ की दृष्टि से निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है। शब्द और अर्थ की दृष्टि से देखना है। तो अनर मतलब आग, अनु मतलब पीछे, तो सही नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो हम लोग को सही नहीं वाली चीज़ को चुनना है। तो देखिए अनर मतलब आग, अनु मतलब पीछे, ये तो सही है। अनु मतलब पीछे, अनु मतलब कर्ण, ये भी सही है। अपेक्षा मतलब इच्छा, उपेक्षा मतलब अनादर, ये भी सही है। अन्य मतलब अनाज, अन्य मतलब कोई दूसरा होता है, तो अन्य मतलब दूसरा होगा, तो ये जो है गलत है। विकल्प डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो युग्म सही नहीं है उसी को चुनना था, तो विकल्प डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे है अनुशासन शब्द का विशेषण होगा। तो अनुशासन जो शब्द है उसका विशेषण क्या होगा। तो अनुशासन का हो जाएगा अनुशासित, यानी विकल्प बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुशासन का जो सही विशेषण होगा अनुशासित होगा। आगे है रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं आपको बताना है। तो देखिए रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य। तो शब्द के कितने भेद होते हैं ये पूछा गया है। रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो रूढ़ यौगिक योग रूढ़ हो जाएगा, तो विकल्प बी जो है इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए सकर्मक क्रिया का उदाहरण अगर आप देखिएगा तो राम हंसता है, पक्षी उड़ता है, राहुल सो रहा है, ये सब अकर्मक क्रिया है क्योंकि ये होना निश्चित है। अंजलि पत्र लिखती है, ये सकर्मक क्रिया है। विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है पदरोक का विशेषण होगा। तो पदरोक जो है उसका विशेषण क्या हो जाएगा, तो पारलौकिक हो जाएगा, यानी विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी ये जो है उसका सही आंसर विकल्प सी होगा, पारलौकिक। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या है उसको हम लोग देखते हैं। आगे प्रश्न है श्री गणेश करना। श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है ये आपको बताना है। देखिए श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो आरंभ करना, यानी विकल्प बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आरंभ करना। तो विकल्प बी इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 5-7 जो है मुहावरा पूछा जाता है, तो ये आप अच्छे से समझ के बनाइएगा, तो ये स्कोरिंग पॉइंट है। पाँचों उंगली घी में होना मुहावरे का अर्थ है। तो पाँचों उंगली घी में होना मुहावरे का अर्थ है। नुकसान होना उंगली घी में ये सब नहीं है। अत्यधिक लाभ होना बिल्कुल सही है। पाँचों उंगली घी में होना यानी अत्यधिक लाभ होना, विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है पौ फटना मुहावरे का अर्थ है। पौ फटना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो पौ फटना मुहावरे का सही अर्थ है प्रातःकाल होना, यानी विकल्प ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है घात लगाना मुहावरे का अर्थ है। तो घात लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो घात लगाना यानी मौका ताकना, विकल्प डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से मुहावरे जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है आसन डोलना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो आसन डोलना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है विचलित होना, यानी आसन डोलना मतलब विचलित होना, विकल्प डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी यहाँ जो वाक्य दिया गया है तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये आपको देखना है। तो देखिए कर रूपम ने कपड़े खरीदे, सही है। अशोक को सब मालूम है, ये भी सही है। अंग्रेजी रिपी रोमन है, देखिए रिपी जो है गलत लिखा हुआ है, तो ये जो है अशुद्ध है। यह कृति दिनकर की है, ये भी सही है। तो विकल्प सी जो है इसका
सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी अशुद्ध वाक्य को ढूंढना है। तो देखिए अशुद्ध वाक्य कौन है। इस समय 5 बजा है, बिल्कुल सही है। मैं तो आपके दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके ही दर्शन करने आया हूँ, मैं तो आपका ही दर्शन करने आया हूँ, तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो विकल्प बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है इनमें से जो है अशुद्ध वाक्य को ढूंढना है। 5 देता है अशुद्ध वाक्य ढूंढने के लिए, तो उसमें आप थोड़ा सा देखिएगा तो ये जो है सही होने लगेगा। तो तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए, दूध में कौन गिर गया, दूध में कौन गिर गया। ये सारे वाक्य को देखते हैं तो अशुद्ध वाक्य है, दूध में कौन गिर गया, तो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहाँ भी देखिए अशुद्ध वाक्य पूछा गया है। तो अगर आप देखिएगा तो एक एक वाक्य को पुस्तकों के बिना कैसे पढ़ोगे, सही है। आगे एक गहरी झील मिलेगी, सही है। वह पक्का ईश्वर का पुजारी है, वह ईश्वर का पक्का पुजारी है, तो ये जो है विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। सही सेंटेंस नहीं है, विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, अशुद्ध को छांटना है। तो ये जो विकल्प है इसको आप अच्छे से देखिएगा, शायद मैं कर आऊँगा। वह भारी भरकम भीड़ जमा थी, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, यानी वहाँ भारी भीड़ जमी थी, तो विकल्प जो बी है सही हो जाएगा, ये अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, वह पहले से बहुत तेज दौड़ा। रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है। पहले से बहुत तेज, पहले से बहुत तेज, ये रेखांकित किया हुआ है, तो पहले से बहुत तेज दौड़ा, तो ये जो है क्रिया विशेषण का काम कर रहा है, तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। क्रिया विशेषण पदबंध है, तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे है, इतनी लगन से काम करने वाली मैं असफल नहीं हो सकती। रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है। ये पहले का जो प्रश्न है उसी को जो है दोहरा दिया गया है। तो यहाँ जो हो जाएगा, इतनी लगन से काम करने वाली मैं शब्द आ गया, सर्वनाम पदबंध हो गया, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे है, अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया। रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है। अंधेरा होने से पहले किसान, तो ये जो है सीधा सीधी अर्थ दे रहा है, संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, नदी करकर करती हुई बहती चली जा रही थी। इस वाक्य में बहती चली जा रही थी में कौन सा पदबंध है। तो यहाँ जो आया है वो कौन सा पदबंध है आपको बताना है। तो यहाँ जो पदबंध है वो कौन सा है, तो यहाँ क्रिया पदबंध है। बहती चली जा रही थी, तो क्रिया पदबंध है, विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है। तो सुबह से शाम तक, तो सुबह से शाम तक क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। लेकिन इसको बोर्ड ने अव्यय पदबंध माना है, जो कि अव्यय पदबंध कोई पदबंध का प्रकार नहीं है, तो विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है, मोहन चित्र बनाता है, इनमें कौन सा वाच्य है। मोहन चित्र बनाता है, कौन सा वाच्य है इसमें आपको बताना है। तो मोहन चित्र बनाता है, डायरेक्ट जो है प्रश्न किया जा रहा है, मोहन चित्र बनाता है, तो ये जो है कर्तृवाच्य हो जाएगा, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। तो वाच्य से भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ आप देख पाइएगा। आगे है, मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती है। इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है। मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती है, यहाँ जो है क्रिया किसके अनुसार है आपको बताना है। तो यहाँ जो क्रिया आया है वो कर्म के अनुसार आया है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आगे है, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होगी उसे भाववाच्य कहेंगे, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
देखिए हम यहाँ डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि बाच जब पढ़ा दिए हैं आप वहाँ चीज़ें को देख सकते हैं, समय उतना नहीं है। राहुल तेज दौड़ता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो राहुल तेज दौड़ता है, इसमें जो है कर्तरीवाच हो जाएगा, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। यहाँ जगह का भी अभाव है, थोड़ा सा डिटेल में नहीं बता पाते हैं, तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बच्चा रोता है भाववाची में बदलिए। तो बच्चा रोता है इसका भाववाची में बदल दिएगा, तो बच्चा से रोया जाता है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा भाववाची में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब देखिए यहाँ शुद्ध वाक्य को छांटना है, ऊपर जो था अशुद्ध वाक्य को छांटना था और यहाँ जो है शुद्ध वाक्य को छांटना है। तो देखिए तुमने बहुत किताबें एकत्र कर ली है, बिल्कुल सही है, विकल्प ए जो है सही हो जाएगा, बिल्कुल ये जो है सही है, यानी शुद्ध जो है पकड़ा गया है, तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। शुद्ध गाय की छी दो, शुद्ध गाय की घी दो, तो शुद्ध गाय नहीं होता है, यानी गाय की घी दो। वाल्मीकि रामायण की रचना किए, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। मोहन ने गोदावरी देखा, मोहन ने गोदावरी नदी को देखा, तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा, शुद्ध है। आगे है शुद्ध वाक्य को छांटता है, कारी गाय का दूध अच्छी होती है, तो ये तो कारी गाय का दूध, कारी गाय की दूध, तो ये तो गलत हो गया। राम और सीता आए थे, राम और सीता आए थे। भाई बहन जा रही है, भाई बहन जा रहे हैं। मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ, विकल्प डी जो है शुद्ध है, विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्न में कौन वाक्य जो है शुद्ध है, आपको इसको देखना है। सीता ने झूठ कही थी, सीता ने झूठ कही थी, सीता झूठ कही थी, तो ये जो है सही नहीं है, तो यहाँ जो है शुद्ध देखना है। तो अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। आगे है, बहुसंख्य मनुष्य यहाँ आए थे, बहुसंख्य मनुष्य यहाँ आए थे, ये तो बहुसंख्य हो ही नहीं सकता। भाई बहन जा रहे हैं, ये भी नहीं, तो विकल्प डी जो है सही हो, निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए, तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है, पक्षी ने तिनका तिनका जोड़ कर घर बनाया, वाक्य किस प्रकार का है? तो पक्षी ने तिनका तिनका जोड़कर घर बनाया, वाक्य जो है वो सरल वाक्य है, यानी विकल्प बी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है, वाक्य में पदों को यथास्थान रखने की प्रणाली को कहते हैं। तो यथा स्थान रखने की जो प्रणाली है उसे पदक्रम कहते हैं, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न आपके सामने है, उत्तम व्यंग अर्थ का दूसरा नाम क्या है? तो उत्तम व्यंग का जो अर्थ है उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम यहाँ ध्वनि माना है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। और जब शब्द शक्ति पढ़िएगा तो वहाँ भी ध्वनि का जो है जिक्र किया गया है, तो विकल्प सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे है, काव्य की आत्मा किसे माना गया है? तो काव्य की आत्मा किसे माना गया है आपको बताना है। तो काव्य की आत्मा जो माना गया है वो रस को माना गया है, अलंकार को माना गया है, सभी विद्वान ने सभी तरह से माने हैं। तो ये व्यंग्यार्थ, रक्षार्थ, मुख्यार्थ ये तीनों कुछ भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी विकल्प डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरेस अलंकार में कौन सी शब्द शक्ति है? तो देखिए सरेस जो अलंकार है, सरेस अलंकार, उसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी? तो उसमें जो है व्यंजना शब्द शक्ति होती है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न आपके सामने है, काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार से आते हैं? तो देखिए शब्द में अर्थ जो आते हैं, अगर शब्द शक्ति आप पढ़े हैं तो 3 प्रकार से अर्थ आते हैं, तो विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी वाचक, रक्षक और व्यंग्यार्थ, तो ये विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न आपके सामने है, अबरा जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, प्रस्तुत कविता में शब्द शक्ति है।
तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है इसमें जो शब्द शक्ति हो जाएगा व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगा, यानी विकल्प बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है। तो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है। तो अलंकार मतलब होता है आभूषण, यानी विकल्प बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। 3 जो है और बेर बेर जो है ये जो है आपका आया है शब्द। तो इसका जो है क्या अर्थ है आपको बताना है। तो देखिए यमक अलंकार है, दोनों जगह दोनों का जो है दूसरा अर्थ होता है। तो विकल्प ए जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है चरण कमर बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है। चरण कमर बंदौ हरिराई, तो यहाँ कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो देखिए इसमें अलंकार हो जाएगा बंदौ हरिराई चरण कमर, तो रूपक अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प सी जो है सही अलंकार है। आगे है ना खुदा ही मेरा ना विसारे सनम ना इधर के रहें ना उधर के रहें, उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ये जो प्रश्न है पिछले बार में पूछा गया था और हूबहू उसी को उठा करके यहाँ दे दिया है। तो ये जो है विरोधाभास जो अलंकार हो जाता है, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। जब अलंकार पढ़ेंगे तो इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आगे है जिस प्रकार आभूषण से शरीर की सुंदरता बढ़ती है ठीक उसी प्रकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयोग होता है। तो काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो काव्य की जो सुंदरता है उसको बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। तो अलंकार जब पढ़ेंगे तो विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। तो किस अलंकार में समान धर्म का होना अलंकार है जरूरी है। तो यमक अलंकार में ऐसा कहा गया है, विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ जो भी आंसर बताया जा रहा है बोर्ड ने जो माना है उसी को बताया जा रहा है, और जो ज़्यादा गलत है यानी पूर्णतः जो गलत है उसको यहाँ जो है सही भी किया जा रहा है। भीम को 10,000 हाथियों का बल था, अलंकार बताएं। भीम को 10,000 हाथियों का बल था। अब इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो यहाँ जो है अतिशयोक्ति अलंकार का जो है चित्रण दिखाई देता है, तो विकल्प बी जो है ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न सामने है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गदर हो, इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ जो अलंकार होता है वो उन्योक्ति अलंकार माना गया है, विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। देखिए बिहार स्टेट में आप जाइएगा तो क्वेश्चन बहुत सारे गलत टाइप किए हुए रहते हैं, तो उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, वरना आप एक वर्ण के गलत होने के कारण आपका अर्थ जो है गलत टिक रख जाएगा। तो इससे बचना है, क्योंकि हमने देखा कि हर एक सेट में सभी प्रश्न में कोई ना कोई चीज़ की कमी है, चाहे कहीं कॉमा छूटा हुआ है तो कहीं जो है वर्ण मिस्टेक हुआ है। तो ये सारे अगर देखिएगा तो खुद को जो है समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल जो है गलत टाइपिंग किया हुआ रहता है, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, नहीं तो आप जानते हुए चीज़ों को जो है गलत बना दीजिएगा। और साथ ही आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब है प्रश्न आए महंत बसंत, अलंकार बताइए। देखिए यहाँ सही से पूछा भी नहीं गया है, आए बसंत महंत, अब अलंकार बताएं। तो तरीका से जो है प्रश्न नहीं लिखा रहता है, समझने में आपको उलटफेर हो सकता है, तो उससे आपको बचना है। तो यहाँ देखिए आए महंत बसंत, तो बसंत को जो है मानवीकरण किया गया है, तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है रूपक अलंकार कहाँ होता है। तो देखिए रूपक अलंकार जो होता है वो उपमेय उपमान की समानता में नहीं, उपमेय उपमान के अभेद में होता है रूपक अलंकार, तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। निम्न में कौन सा रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो निम्न में जो कौन है रूपक अलंकार का है, तो मैया मैं तो चंद्र खिलौने रहूँ,
मैया मैं तो चंद्र खिलौने रे हूँ। तो ये जो है रूपक अलंकार है। विकल्प ए जो है चंद्र खिलौने यानी चंद्रमा के समान, चंद्रमा जो है खिलौना के रूप में दिखाया गया है, तो रूपक अलंकार है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार हो जाएगा वो कौन सा है? तो रूपक अलंकार है, यानी ऐसा बताया गया है, तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न सामने है। अब देखिए अलंकार से लगभग 20 प्रश्न पूछा जाता है, तो अलंकार टॉपिक को आप अच्छे से कर देते हैं तो आपका रिजल्ट जो है बेहतर हो जाएगा। सो हों सुमिरत नाम सुधा रस पैखत पड़ोसी घरों में अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें अलंकार जो है वो अनुप्रास और रूपक दोनों है, तो विकल्प सी जो है इसका सही आंसर है। आगे है सिर झुका नियति की मान ली यह बात, स्वयं हर मुरझा गया तेरा हृदय जलपात में अलंकार है, यानी ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो यहाँ जो है रूपक अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न आपके सामने है। तुमने अनजाने वह पीड़ा छवि के सर से दूर भगा दी में अलंकार है। ये देखिए आप बहुत सारे प्रश्नों को देखिएगा तो लगभग हमें लगता है कि 10-12 से 15 प्रश्न जो है हूबहू दोहरा दिया गया है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 और 24 का अच्छे से कर देते हैं एक एक प्रश्नों को, तो हमें लगता है कि आपका 10 से 15 नंबर हूबहू पूछा जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार सेट को देखिए, खुद ब खुद आपको प्रश्न दिमाग में बैठ जाएगा। अब यहाँ जो अलंकार आया है ये रूपक अलंकार आया है, विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कहती हुई यो युतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार हो जाएगा वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कामायने की पंक्ति है निर्परिधान विच सुकुमार खुद रहा था अध मृदुल अधखुरा अंग, खिरा हो जो बिजली का फूल फूल मेघवन बिच गुलाबी रंग, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार है यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। झुक कर मैंने पूछ लिया खा गया मानो झटका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नाना रंगी जरद नम में दिखते हैं अनूठे, योद्धा मानो विविध रंग के वस्त्र धारे हुए हैं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये जो पंक्ति है इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। फूल कास सकर मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो आया है वो कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यह अथाह पानी रखता है यह सूखा सा गात्र, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो है विरोधाभास अलंकार है, यानी छोटी सी गात सूखा विशाल पानी कैसे देखेगा, तो विरोधाभास हो जाएगा, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। तो देखिए अलंकार से जब भी पूछा जाए तो विरोधाभास और उत्प्रेक्षा ज़्यादा रहता है और रूपक, तो जो अलंकार पढ़ना है उसको आप अच्छे से देखिएगा। शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता दिग्जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार आया है वो विरोधाभास अलंकार है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है वा मुख की मधुराई का कहो मीठी रग अखियन रुनाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार है विरोधाभास अलंकार है, तो विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। विस्मय या गोदावरी अमृतम फर देत, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यानी यह जो गोदावरी है विस्मय है, लेकिन फल जो देता है वो अमृत देता है, तो यहाँ कौन सा अलंकार है? तो यहाँ भी विरोधाभास अलंकार है, विष अमृत का फल कैसे देगा, तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। उससे हारी होर लगाई, उससे हारी होर लगाई, हरी नहीं, हारी नहीं है, उससे हरी होर लगाई। ये जो है भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार होगा वो विरोधाभास अलंकार होगा, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। छंद के कितने अंग होते हैं? अब देखिए छंद के जो अंग होते हैं वो कितने होते हैं, आप छंद पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। 8 अंग होते हैं, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। तो छंद, अलंकार, रस, ये जो काव्य शास्त्र के जो 3 टॉपिक है काफ़ी पेचीदा हैं। आप इसको जब तक अच्छे से समझिएगा नहीं, प्रश्न नहीं बनेगा। वर्ण और मात्रा में क्या अंतर है? वर्ण और मात्रा में क्या अंतर है आपको बताना। तो देखिए वर्ण सस्वर का और मात्रा स्वर का है, तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़ी ऊ ए ऐ कौन सा वर्ण है? तो ये जो वर्ण है कौन सा वर्ण है आपको बताना है। तो ये देखिए दीर्घ वर्ण है, वर्णमाला पढ़िएगा तो समझ में आएगा, तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। अब देखिए आपको वर्ण नहीं पढ़ना है, लेकिन आप जब छंद पढ़िएगा तो वहाँ गुरु और लघु को देखने के लिए वर्ण को देखना होता है, इसलिए ये प्रश्न वहाँ से दे दिया है। तो देखिए 2-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पेचीदा और कठिन बनाए जाते हैं, तो आपको ऐसे प्रश्नों से बचना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आगे क्या कह रहा है? प्रश्न आगे है, अनुनासिक युक्त वर्ण को क्या कहते हैं? यानी अनुनासिक युक्त जो वर्ण होता है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए उसको कहा जाता है लघु वर्ण, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। पदांत में जो समानता पाई जाती है उसे कहा जाता है। तो पदांत में जो समानता पाई जाती है उसे कहा जाता है तुक, यानी तुक जो है मिलाया गया होता है, यानी कोई भी पंक्ति के अंत में, तो उसके कहते हैं तुकांत, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न कोई कठिन नहीं है, लेकिन पूछने का तरीका जो है बदल जाता है, जिससे आप दुविधा में पड़ जाते हैं। तो विकल्प ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है। किस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगन, 1 जगन और 2 गुरु वर्ण होते हैं? तो ऐसा जो होता है वो किस में होता है आपको बताना है। तो ये जो है इंद्र वज्रा में ऐसा होता है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं? तो प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, वे कौन सा छंद है आपको बताना है। तो देखिए 14 वर्ण जो होते हैं वे मंदक्रांता में होता है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है। किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 1 तगन, 1 भगन और 2 गुरु के क्रम में वर्ण होते हैं? तो ऐसा जो वर्ण होते हैं वे वसंत तृका में होते हैं, वसंत तृका में, यानी विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न जो है काफ़ी जो है कठिन है, जब तक आप अच्छे से अध्ययन नहीं कीजिएगा ये सब प्रश्न आपका सही नहीं होगा। निम्नलिखित को जो है वर्णिक छंद है, तो आपको कौन सा वर्णिक छंद है ये पंक्ति में आपको बताना है। आए प्रजाधिप निकेतन पास उद्धव, पूरा संसार करती करुणा जहाँ थी। अब देखिए यहाँ जो आया है तो कौन सा यहाँ छंद है, वार्णिक छंद है आपको बताना है। तो यहाँ देखिए इंद्र वज्रा वार्णिक छंद है, विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं? तो 15 जो वर्ण होते हैं वो किस में होते हैं? तो मारनी छंद में होते हैं, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा, मारनी। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 10 प्रश्न और है, अंत तक बने रहिएगा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? यानी यहाँ जो काव्य गुण आया है वो कौन सा काव्य गुण है आपको बताना है। तो देखिए वीरता की पंक्ति है तो ओज गुण हो जाएगा, विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन काव्य गुण नहीं है? तो देखिए प्रसाद, ओज और मधुर काव्य के 3 गुण होते हैं जो माना गया है। काव्य शक्ति के जो काव्य गुण जो हैं 3 होते हैं। ये छंद कोई गुण नहीं है, तो विकल्प डी जो है इसका सही हो जाएगा, नहीं पूछा है। तो ऐसे प्रश्न आपको दिए रहेंगे।
प्रश्न आगे है आपके सामने। निम्नलिखित में ओज नामक काव्य गुण है, तो किस पंक्ति में ओज नामक काव्य गुण है आपको देखना है। तो अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, ये देखिए वीरता का इसी पंक्ति है, विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अंबनी और अंबरतर में। उपयुक्त पंक्ति में किस काव्य गुण से संबंधित है, यानी ये जो पंक्ति है कौन सा काव्य गुण से संबंधित है। तो यहाँ देखिए जो है प्रसाद गुण जो इसमें आ जाएगा, यानी प्रसाद गुण से संबंधित है, विकल्प ये जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट पंक्ति सामने है। ओज गुण की विशेषता से संबंधित कथन है, तो देखिए पहला है ट वर्गीय वर्णों का अधिक रहेगा, तो बिल्कुल ये तो सही बात है, ऐसा होता है, यानी ये सही है। समासिक पदावली का प्रयोग भी होगा ओज गुण में, बिल्कुल सही बात है। वेद रस की व्यंजना है, ये भी सही है। समस्त नवरसों की वाप्ति, ऐसा नहीं है, नवरसों नहीं हो सकता, तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है। आगे है निम्नलिखित में से रस के अवयव कौन हैं, तो रस के जो अवयव हैं वो कौन है आपको बताना है। तो देखिए रस के जो अवयव माने गए हैं वे कौन हैं, तो अस्थाई भाव यहाँ नहीं है, रस के अवयव वही होते हैं, तो यहाँ जो है विकल्प सी जो है इनमें से कोई नहीं माना गया है। लेकिन अगर आप भरत मुनि का रस सूत्र देखिएगा तो विभावानुभावा व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव और संचारी भाव के मिलने से जो है अब ये रस का निर्माण होता है। लेकिन अब समस्या है कि इसको मानते हैं तो ये सब गलत हो जाएगा, इसको मानते हैं तो ये सब गलत हो जाएगा, ये मानते हैं तो ये सब, तीनों को मानते हैं इनमें से सभी है ये नहीं है, तो इसी विकल्प डी को ही माना है, तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे है श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न सामने है। रता ओट सब सखिन रखाए, श्यामर गौर किशोर सुहाए। उपयुक्त पंक्ति में किस रस का संचार हो रहा है, तो यहाँ जो रस का संचार हो रहा है श्रृंगार रस का संचार हो रहा है, विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न सामने है। निम्नलिखित में से किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है, तो देखिए रसराज जो है श्रृंगार रस को कहा गया है, विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 100वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न सामने है। जो भाव केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कौन सा भाव कहते हैं, तो उस भाव को कहा जाता है संचारी भाव, यानी विकल्प ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज मैंने प्रैक्टिस सेट यानी बिहार स्टेट पेपर 1 टीजीटी का जो 2024 का सेकेंड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट था उसको करवाया, और हमें पूरा विश्वास है कि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग इसमें कितना सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर आप स्टेट पेपर 1 से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी जंक्शन पे लगभग 8 तारीख तक आपका तैयारी कंप्लीट करवा दिया जाएगा, और इसी तरह जो है प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहें, अपनी तैयारी को बेहतर करें। अगर आप नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है स्टेट पेपर 1 के लिए 149 रुपया, स्टेट पेपर 2 के लिए 199 रुपया, अगर स्टेट पेपर 1 और 2 दोनों देना चाहते हैं तो 299 रुपया, अगर बीपीएससी 4.0 देना चाहते हैं तो 249 रुपया इस पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट उपलब्ध करवा देंगे, जिसको आप अच्छे से 2-3 बार देख लेते हैं तो आपका 90% तैयारी हो जाता है। इन सारी चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कोई प्रैक्टिस सेट क्लास या कहीं भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग चैनल पर बने रहें, अपने तैयारी को बेहतर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको समय से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।